वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। उम्मीद है बेटा तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे बेटा। जितना कर रहे हो ठीक है, अच्छी बात है बेटा। और अभी मेहनत करना है एग्जाम के लिए बेटा, रेस में दौड़ना है ताकि अच्छे नंबर आ सके और पास हो सको एग्जीक्यूटिव लेवल को। समझ आया कि नहीं आया? तो बेटा इसी जोश से हम लोग का रिवीजन फिर से स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने 2 चैप्टर आपका कंक्लूड कर दिया बेटा। एक आप लोग का है कॉर्पोरेट एंटिटी और एक है आप लोग का लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, जिसको एलएलपी भी बोला जाता है। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा। उस टॉपिक का आप लोग का नाम रहेगा नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी। ओके, जिसका नाम रहेगा आप लोग का नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी। अब एक चीज समझिएगा, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आप लोग का नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी। मतलब ऐसा एंटिटी जो कॉर्पोरेट नहीं है लेकिन बेटा आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब सर पहले बताओ कॉर्पोरेट एंटिटी क्या होता है? बेटा आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, तो जो 2 चैप्टर पढ़ा है बेटा वही तो कॉर्पोरेट एंटिटी है। एक आप लोग कॉर्पोरेट एंटिटी खुद कंपनी, जो कंपनी से डिटरमाइन है। एक एलएलपी जो बॉडी कॉर्पोरेट है। समझ आया कि नहीं? वो 2 चैप्टर अलग। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी। अब क्वेश्चन ही आता है कि सर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी में से कौन कौन से चैप्टर है? बता रहा हूं बेटा, सब्र करो, थोड़ा ध्यान देना। टोटल यहां पास आपके 6 नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। पहला आप लोग का होता है बेटा जिसको बोला जाता है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म, अब देखो एक चीज तुमको समझा रहा हूं, तुम्हारे सिलेबस में सेटिंग में बेटा पूरे जितने भी है ना सब एक्ट है। पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ का हिंदू सक्सेशन एक्ट है, इनकम टैक्स हो गया, अब मल्टी स्टेट कॉर्पोरेट, ये सब का ना सेपरेट एक्ट है। लेकिन आपको सिर्फ छोटा सा पार्ट दिया हुआ, तो तुम उसमें दिमाग लगाना है। आप लोग को ये नहीं है कि पार्टनरशिप अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो बेटा तो पूरा एक्ट पढ़ना है, तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं। तो जितना पढ़ना है उतना, जितना दिया हुआ है बेटा सिलेबस में उतना ही पढ़ना है। क्लियर है कि नहीं? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो एक हो गया बेटा पार्टनरशिप फर्म, दूसरा आप लोग का हो गया एचओएफ, तीसरा आप लोग का हो गया मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फोर्थ वन इज योर ट्रस्ट, फिफ्थ वन इज योर सोसाइटी। ये अलग सोसाइटी है बेटा कोऑपरेटिव, ये आप लोग का मल्टी स्टेट नहीं है। साथ ही साथ लास्ट वन इज मेगा फर्म। मतलब इतने सारे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। मैं फिर से बता रहा हूं बेटा, इसमें तुम लोग को रेस्ट्रिक्टेड स्टडी करना ही पड़ेगा। क्योंकि एक चीज समझिएगा, अब पार्टनरशिप अगर मैं एक्ट उठाऊं, ठीक है, तो बेटा कितना वास्ट है तुम लोग को ही पता है चीज। लेकिन अगर तुम लोग ऐसे करते करते गए ना बेटा, तुमको 50 एक्ट पढ़ना पड़ जाएगा एक सिलेबस में 100 नंबर के लिए, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो जितना दिया वो उतना ही पढ़ना है बेटा, और जो मैं पढ़ा रहा हूं वही पढ़ना है। समझ आया कि नहीं? बेसिक्स पूरे क्लियर होंगे बेटा, और लास्ट तक जितना है वो सब चीज भी मैं क्लियर करूंगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला हमारा पहला पार्ट है जिसको बोला जाता है पार्टनरशिप फर्म। ओके, हमारा सबसे पहला पार्ट है बेटा जो बोला जाता है पार्टनरशिप फर्म। अब जरा एक कहानी समझिएगा, मैं आप लोगों को समझाता हूं कि आप पढ़ो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। ओके, अगर किसी भी पर्सन को या तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन को ना, अगर बेटा बिजनेस अगर सेटअप करना है तो कौन कौन से रास्ते खुलते हैं पहले उसको तुम लोग समझ लो। अगर मैं सिंगल आदमी हूं, ठीक है, अगर मैं ओन हूं, सिर्फ सिंगल आदमी हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे को ज्यादा पैसे की भी जरूरत नहीं है यार कैपिटल में, मैं प्रॉफिट देना भी नहीं चाहता किसी को, तो एक सिंपल सी बात है, इस केस में मेरे लिए जो बेस्ट साबित होगा बेटा वो होगा सोल प्रोपराइटर। मैं सिंगल आदमी रहूंगा, मेरे को रिस्क भी शेयर नहीं करना है। अब मेरा बिजनेस कैसा आ रहा है कि मैं अकेले काम नहीं कर पा रहा हूं, मेरे को थोड़ा सा पुलिंग ऑफ द फंड चाहिए, हो सकता है तो आप जाओ भैया, आपके लिए पार्टनरशिप बेस्ट है, पार्टनरशिप फर्म बेस्ट है। समझ आएगी नहीं? और कुछ बिजनेस ऐसे होता है, मेरे को लोग तो चाहिए लेकिन मैं बाकी अदर पर्सन पे कैसे ट्रस्ट कर लूं? मैं तो फैमिली में ही ट्रस्ट करूंगा ना, मैं बाहर के आदमी को जानता ही नहीं हूं, कहीं मेरे को धोखा दे दिया तो। ऐसे बहुत सारे केस आ सकते हैं। तो बेटा आपको अगर ऐसा लग रहा है तो अपने फैमिली में एचएफ कंस्ट्रक्ट कर दो। समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं? फिर अब ऐसा लग रहा है हम पार्टनरशिप तो चला रहे हैं सर, लेकिन सबसे बड़ा तकलीफ हो रहा है वो हम लोग का अनलिमिटेड लाइबिलिटी। हम कैसे करें? अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, घर बार बिक जाएगा अगर कुछ हुआ तो, रिस्क है ना। एक काम करो, नहीं हो पा रहे कंपनी में चले जाओ। ओके, अब चले जाओ कंपनी में, बहुत सारे ऑप्शन है भाई आपके पास, कंपनी में चले जाओ। कंपनी में आपको लिमिटेड लाइबिलिटी मिलेगा, सेपरेट लीगल एंटिटी भी मिलेगा, जो पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं मिलता। अब अगर आपको भाई अगर आपको कंप्लायंस करने की ताकत है, बोलने का मतलब ये कंप्लायंस आप कर सकते हो इतना ज्यादा, तो कंपनी में जाओ। अब आदमी बोलता है जो ये सब बनाना चाहता है, एक पर्सन आम आदमी बोलता है सर मैं पार्टनरशिप से बदलना जरूर चाहता हूं लेकिन कंपनी जाना नहीं चाहता, क्योंकि तकलीफ है वहां इतने सारे कंप्लायंसेस है, मैं कैसे करूंगा? मैं तो जितना कमाऊंगा नहीं उससे ज्यादा कंप्लायंस कॉस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। उसी कारण बेटा एलएलपी आया, इन दोनों के बीच का एक एलएलपी होता है। मतलब ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को चूज करने का मौका मिलेगा बेटा, यही तुम लोग को सेटिंग अप में सीखना पड़ेगा कब कौन सा बिजनेस उसके लिए बेस्ट होगा, क्या क्या उसके लिए कंप्लायंस होंगे। क्लियर है कि नहीं? तो बेटा यहां पर मैं आप लोग का स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म एक्चुअल में होता क्या है? अब एक चीज समझना, ये जो पार्टनरशिप फर्म है बेटा, ये आप लोग का गवर्न होगा पार्टनरशिप एक्ट
पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोला जाता है, ये गवर्न होगा आप लोग का पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। समझ आए कि नहीं? अब देखो, अब क्वेश्चन ये आता है कि पार्टनरशिप एक्चुअल में होता क्या है। अब क्लियरली समझिएगा, अगर बेटा तुम लोग को पार्टनरशिप समझना है तो एक चीज समझ लो, इसके 5 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर ये पांचों में से कोई एक भी चीज अगर गायब है तो कभी भी पार्टनरशिप नहीं बन सकता। क्लियर है कि नहीं? तो ध्यान समझिए कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये होता है बेटा, इट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, मतलब 2 और उससे ज्यादा लोग साथ में मिलके काम करने चाहिए। अभी है पहला आप लोग का एसेंशियल फीचर्स है। क्लियर है कि नहीं? मैं यहां बात कर रहा हूं बेटा आप लोग के फीचर्स का, ये हो गया आपका पहला फीचर्स। फिर दूसरा ये होता है बेटा, यहां पास आपको आपका जो पार्टनरशिप है विल बी रिजल्ट फ्रॉम अग्रीमेंट। ओके, यहां पास लिखता हूं मैं, पार्टनरशिप फर्म विल रिजल्ट फ्रॉम एग्रीमेंट, या तो मस्ट रिजल्ट फ्रॉम एग्रीमेंट भी लिख सकते हो। समझ आया कि नहीं है? दूसरा ये बोलता है कि आप लोग का पार्टनरशिप फर्म बेटा एग्रीमेंट से आना चाहिए। अब जैसे कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, मैं बोलता हूं कि चल भाई हम लोग डिलीवरी करेंगे सामान को, हम 2 लोग हैं, पार्टनर भी बन सकते हैं क्या, बस 2-3 दिन करते हैं तो काम चल जाएगा। नहीं भाई, वो एग्रीमेंट थोड़ी नहीं है, वो तो जॉइंट वेंचर के रूप में काम आएगा तुम लोग का। तो बेटा पार्टनरशिप फर्म आप लोग का एग्रीमेंट के थ्रू बनेगा। क्लियर है कि नहीं बच्चा लोग? ठीक, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन ये बोलता है शेयर द प्रॉफिट। The most important thing is that in partnership you have to share the profit. I am not talking about the loss. देखो, लॉस को शेयर करना कंपलसरी नहीं है बेटा, लेकिन प्रॉफिट को शेयर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी 1% पूरे प्रॉफिट को लेके नहीं जा सकता। लॉस को शेयर ना करो, चल जाएगा आपके एग्रीमेंट में। कोई एक पार्टनर बोलता है कि मैं पूरा लॉस बियर करने लेता है, कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो प्रॉफिट है बेटा वो आपको शेयर करना पड़ेगा। थर्ड रीजन हो गया, हम लोग टोटल 5 की बात की है। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट बोलता है बेटा बिजनेस, आप लोग को बिजनेस करना पड़ेगा। क्लियरली ये चीज समझ जाओ कि कोई भी चैरिटी वर्क एनपीओ के लिए आप पार्टनरशिप फर्म इंकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। बिजनेस मस्ट बी कैरिड आउट, मतलब आपको धंधा करना है भाई पैसा कमाने के लिए, तभी आप लोग पार्टनरशिप कहलाओगे, अदरवाइज आप नहीं कहलाओगे। अब 5 लोग मिलके एसोसिएशन ऑफ पर्सन है भाई, ठीक है, अब वो लोग क्या कर रहे हैं, चैरिटी का काम कर रहे हैं, कभी भी पार्टनरशिप फर्म नहीं हो सकता। क्लियर है कि नहीं? देन लास्ट वन बोलता है बेटा कैरिड बाय all or any of them acting for all। अब ध्यान समझना, जो पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस है बेटा, या तो सब कोई मिलके कर सकते हैं काम को, या तो वो नहीं कर पा रहे बेटा तो कोई 1% करना पड़ेगा, या तो एक से ज्यादा उनके भी हाथ में। इसी को म्यूचुअल एजेंसी कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है। ध्यान समझिएगा, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब 4 पार्टनर है ए बी सी डी। इट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल टाइम दैट चारों पार्टनर बिजनेस करें। हो सकता है ना पार्टनर सी है वो पैसा लगा के भाई सो गया है, बोलने का मतलब इट्स स्लीपिंग पार्टनर, सो गया मतलब डोरमेंट है भाई, पैसा लगा चुपचाप चले गया है। समझ आया कि नहीं आया? अब पार्टनर से स्लीपिंग पार्टनर तो ऑब्वियसली बात है बिजनेस तो करेगा नहीं। तो अब बाकी पार्टनर्स हैं, ये समझो बी भी नहीं करूंगा बोल रहा है, डी भी नहीं करूंगा बोल रहा है, अब ए बिजनेस करना चाहता है, तो बेटा ए आप लोग का क्लियरली कहलाएगा एक्टिव पार्टनर, यस और नो, ये आप लोग का एक्टिव पार्टनर कहलाएगा। तो ये बेटा आप लोग का बिजनेस करेगा। तो बेटा क्या हुआ यहां पास, 1% बाकी के लिए बिजनेस कर रहा है बेटा, एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। समझ आया कि नहीं आया? तो बेटा इसी को म्यूचुअल एजेंसी का ही कॉन्सेप्ट बोला जाता है, जिस केस में म्यूचुअल एजेंसी में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए एजेंट के रूप में काम करता है। वही अगर एक एजेंट के रूप में काम करे तो दूसरा बेटा आप लोग का प्रिंसिपल बनेगा। समझ आया कि नहीं आया? तो ये बेटा आप लोग का होता है एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और सुनिए। अब बात आता है एग्रीमेंट का। अब जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट का डेफिनेशन तो बेटा तुमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही मिलेगा, यहां तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन मैं बता देता हूं। आप लोग का जो एग्रीमेंट है वो इंप्लाइड हो सकता है और एक्सप्रेस भी हो सकता है। समझ आए कि नहीं? एक्सप्रेस मतलब बेटा जो अलग से प्रोवाइड किया गया, और इंप्लाइड मतलब जो कोर्स ऑफ एक्शन से समझ आता है। क्लियर है कि नहीं? जो नहीं बताया जाता अलग से, इंप्लाइड हो गया। और थर्ड वन आप लोग का, सॉरी सेकेंड वन होता है बेटा आप लोग का ओरल और राइटिंग। समझ आए कि नहीं? ओरल भी हो सकता है और राइटिंग भी हो सकता है। एक हो गया बेटा इंप्लाइड और एक्सप्रेस हो सकता है, दूसरा ओरल और रिटर्न में हो सकता है एग्रीमेंट। समझ आए कि नहीं आया? अब एक चीज ध्यान समझना, अब क्वेश्चन आता है कि ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा, जिसको बोला जाता है ट्रू
टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। अगर आपको पता करना है कि एक्चुअल में वो पार्टनरशिप है नहीं, देखो बहुत सारे बिजनेस में आपको ऐसा लगता है कि पार्टनरशिप है या नहीं है, तो बेटा क्वेश्चन का जवाब ना तीन तरीके से होगा आप लोग का। देखो सबसे पहले मतलब आप लोग का ये होता है बेटा, पहला तो उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा उनके बीच में क्लॉज होना चाहिए शेयर द प्रॉफिट। और थर्ड वन होता है बेटा म्यूचुअल एजेंसी, उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। अगर म्यूचुअल एजेंसी नहीं है या तो तीनों में से कोई एक गायब है तो बेटा पार्टनरशिप फर्म नहीं कहलाएंगे। समझ आया कि नहीं आया? तो बेटा ट्रू टेस्ट में आप लोगों को तीन बातें समझनी पड़ेगी। अब क्लियर एक चीज समझिए, अब म्यूचुअल एजेंसी होता क्या है। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है एक पार्टनरशिप फर्म में। ओके, अब हुआ क्या, जैसे कि मिस्टर एक्स की ड्यूटी है बेटा सेल करने का, वाई का ड्यूटी है समझो परचेस करने का, और जेड बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सेटल करता है, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखता है। अब हुआ ये कि जो मिस्टर एक्स है अब वो गया भाई बेचने सामान को, ठीक है, अब बेचने गया सामान को। अब देखो ये गया घूमते 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 बेचते बेचते बेचने के लिए ये डी के पास चले गया। अब इसने ना डी के पास उस गुड्स को जिसमें डील करते उसने 10,000 रुपीज में सेल कर दिया, 10,000 में उसने सेल कर दिया। अब हुआ क्या, चलो एक बात बताओ, क्या मिस्टर एक्स ने सेल किया अपने लिए किया क्या, पार्टनरशिप फर्म के लिए किया भैया। मतलब अब 10,000 का जो सेल किया उसमें प्रॉफिट हो या नुकसान हो तीनों को झेलना पड़ेगा। आंसर इज यस, यही पार्टनरशिप फर्म का कॉन्सेप्ट है, तीनों को झेलना पड़ेगा। तो क्या मिस्टर एक्स ने यहां पास एजेंट के रूप में काम नहीं किया बाकी के लिए? आंसर इज यस बेटा, इसी को म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं। यहां पास जो मिस्टर एक्स है बेटा उसने वाई और जेड की बिहाफ में यहां पास काम किया, वाई जेड नहीं कर सकते, सेम केस उन लोग का भी होगा। तो इसी को म्यूचुअल एजेंसी कॉन्सेप्ट बोला जाता है। समझ आया कि नहीं आया? तो देखो जो आप लोग का म्यूचुअल एजेंसी होता है, ठीक है, उसमें यह बोला जाता है बेटा, इसको प्यार से कार्डिनल प्रिंसिपल भी बोला जाता है। अब इसका मतलब होता है क्या, थोड़ा ध्यान समझिएगा, ठीक है। वन पार्टनर इज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर, मतलब एक पार्टनर बेटा दूसरे पार्टनर के लिए एजेंट होता है, यही तुम्हारा म्यूचुअल एजेंसी कॉन्सेप्ट है। क्लियर है कि नहीं बच्चा लोग? तो आप लोग का छोटा सा बेसिक हो गया बेटा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन आप पास फिर से अराइज होता है कि क्या आप लोग का पार्टनरशिप फर्म बॉडी कॉर्पोरेट है? जरा बताइए क्या पार्टनरशिप फर्म बॉडी कॉर्पोरेट है? अब देखो बॉडी कॉर्पोरेट मतलब एक्चुअल में होता क्या है, ऐसा चीज जो बेटा इनकॉर्पोरेटेड होता है, अलग से लॉ के थ्रू बनता है। अब क्या पार्टनरशिप फर्म लॉ के थ्रू बनता है? आंसर इज नो भाई, इसका तो रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं है। क्लियर है कि नहीं? तो देखो बॉडी कॉर्पोरेट तो नहीं है, लेकिन क्यों, व्हाई? अब क्वेश्चन आता है व्हाई, व्हाई इट इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो क्लियरली समझिएगा, सबसे पहला रीजन ये आता है बेटा कि इट इज नॉट रिकॉग्नाइज बाय लॉ, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, मतलब लॉ इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। अगर लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता तो बेटा आप कैसे बॉडी कॉर्पोरेट बन जाओगे? क्लियर है कि नहीं? फिर दूसरा है बोलता है बेटा यहां पास कॉन्सेप्ट आपका मिसिंग है सेपरेट लीगल एंटिटी का, मतलब बिजनेस और पार्टनर, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर दोनों सेम है जब तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं ले लेते, सेपरेट लीगल एंटिटी यहां नहीं होता। ये दूसरा रीजन हो गया बेटा। समझ आया कि नहीं आया? थर्ड आप लोग का रीजन होता है बेटा जिसको बोला जाता है कैपेसिटी टू स्यू और बीइंग स्यूड, कैपेसिटी टू स्यू और बीइंग शूड। अगर आपको किसी के ऊपर केस फाइल करना है फर्म के नाम पे, या तो फर्म को किसी को फर्म को केस फाइल करना है फर्म के नाम पे, तो बेटा उस केस में रजिस्ट्रेशन लगेगा, विदाउट रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। क्लियर है कि नहीं? तो बेटा पहला आप लोग का क्या बोलता है, ये रिकॉग्नाइज नहीं होता बेटा आपको लॉ के थ्रू, ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता, कैपिटल श्योर बीइंग शूड रजिस्ट्रेशन के थ्रू जाता है। एक और रीजन होता है बेटा, वो ध्यान समझना, परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता, परपेचुअल
सक्सेशन यहाँ पर मिसिंग है। अब ध्यान समझना, परपेचुअल सक्सेशन मतलब एक्चुअल में होता क्या है बेटा, देखो मेंबर्स में डाई और कम बट दैट एंटिटी विल एग्जिस्ट टिल द एंड, डिसॉल्व होगा, लॉस है। अब देखो अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है ना बेटा, तुरंत रिकंस्टिट्यूट हो जाता है हमारा बंद पार्टनरशिप फॉर्म, वो लोग नया एग्रीमेंट बनाते हैं। तो बेटा यहां पर तो परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता। तो ये बेटा आप लोगों का क्लियर आंसर डिटरमाइन करता है कि पार्टनरशिप फॉर्म इज अ नॉट बॉडी कॉर्पोरेट। क्लियर है कि नहीं? ओके, अब तो ध्यान समझिएगा, अब पार्टनरशिप फर्म में कुछ कुछ एडवांटेज होते हैं और कुछ कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो मैं पहले आप लोग को बात करता हूं एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो ये कंडीशनल आंसर है, इसके बहुत सारे आपके आंसर्स हो सकते हैं बेटा, इसमें कोई डिटरमाइन नहीं क्योंकि लॉ नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन मैं कुछ कुछ आपको बता देता हूं क्या क्या इसका मेन एडवांटेज हो सकता है। देखो फर्स्ट इसका एडवांटेज होता है इट इज इजी टू फॉर्म। अब इजी टू फॉर्म कैसे बेटा, अगर मैं एलएलपी और कंपनी बनाने चाहूं ना तो बेटा रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दो आदमी आओ, दो से ज्यादा आ जाओ, चुपचाप धंधा चालू करो, बिजनेस के लिए हमारा म्यूचुअल कॉन्सेप्ट रहेगा, तुम लोग कर लो। मतलब जो एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है कि पहला ये इजी टू फॉर्म है। क्लियर है कि नहीं? ठीक। फिर दूसरा आता है बेटा प्राइवेसी। अब प्राइवेसी का मतलब तुम लोग समझना, ओके, अब देखो, अब जो तुम लोग का जो कॉन्सेप्ट है बेटा, अब प्राइवेसी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें एक चीज समझना कि अब जैसे कि अगर मैं इन केस अगर आप लोग का बात करूं एलएलपी का, ठीक, मैं पहले तुम लोग को समझाता हूं बेटा एलएलपी के हिसाब से या तो कंपनी के हिसाब से। अगर मैं एलएलपी हूं तो बेटा मुझे जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको पब्लिश करना पड़ेगा। पब्लिश करना पड़ेगा मतलब मुझे आरओसी को देना पड़ेगा। कंपनी भी सेम काम करती है बेटा, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट हो गया या तो एनुअल रिटर्न हो गया, सबको आरओसी फाइल करती है। तो बेटा यहाँ पास प्राइवेसी नहीं है। और जो एलएलपी और कंपनी केस में ना बेटा, जो मेरे कंप्यूटर में मेरे पूरे डाटा को देख सकते हैं, तो ये तकलीफ है बेटा। समझ आया कि नहीं आया? तो बेटा यहाँ पास आप लोग का सेकेंड एडवांटेज होता है, उसको प्राइवेसी बोला जाता है। समझ आया कि नहीं आया? क्या बोला जाता है बेटा इसको? प्राइवेसी। मतलब यहाँ पर सिक्रेसी होती है आप लोग के टर्म्स एंड कंडीशन पे। क्लियर है बच्चा लोग? ओके। फिर थर्ड होता है बेटा पूलिंग ऑफ फंड। पूलिंग ऑफ फंड मतलब एक्चुअली में इन रिलेशन टू द सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म में बेटा आप ज्यादा फंड एक्सेस कर सकते हो। सोल प्रोप्राइटर का एक ही आदमी करेगा ना, यहाँ पर हम ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, पार्टनरशिप है भाई, मिनिमम 2 तो मैक्सिमम 50 है ना, उससे ज्यादा तुम जा नहीं सकते, रूल में अलग से दिया हुआ है। क्लियर है कि नहीं? ठीक। फिर फोर्थ वन आप लोग का बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। अब डिवीजन ऑफ वर्क मतलब ये होता है काम बढ़ता है इसमें। अब एक चीज समझिए, अब जो सोल प्रोप्राइटर है बेटा क्लियरली वो वन मैन आर्मी का कॉन्सेप्ट है। और एक चीज समझिए, वन मैन आर्मी बेटा साउथ के पिक्चर में ही शूट करता है, रियल लाइफ में नहीं हो सकता भाई, एक आदमी सब काम नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो कंपनी का कॉन्सेप्ट नहीं आता। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है भाई, सोल प्रोप्राइटर कैसे नहीं चला सकता भाई? कैसे कर लोगे तुम भाई? तुम दिन में कितना 18 घंटा मैक्सिमम काम करोगे ना, और वही अगर मैं टीम लगा दूं तो बेटा 1 घंटे का तुम्हारा 1000 आवर भी काम हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो बेटा वन मैन आर्मी कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, यहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्क होता है। बोलने का मतलब एक बेटा काम बढ़ जाता है आपस में ना, जैसे एक्स और जेड का मैं एग्जांपल देता हूं, एक्स सेल करता है, वाई परचेस करता है, बुक्स अकाउंट भाई 3 हिस्से में बढ़ गए। तो बेटा एक और आप लोग का ये एडवांटेज होता है। क्लियर है कि नहीं? फिर थर्ड वन होता है बेटा आप लोग का बैलेंस डिसीजन। सॉरी नॉट दिस थर्ड वन, इज लास्ट वन। बैलेंस डिसीजन क्या होता है एक्चुअली पता है? अब देखो, जितना जिसके पास पावर है बेटा, जितना जिसको डिसीजन का पावर है वो सबसे डिसीजन मिल जाएगा। अब इसमें एक चीज समझिएगा, यहां पास ना थोड़ा सा ना आदमी ना पार्टनरशिप फर्म से कंपनी क्यों नहीं जाना चाहता, उसका सबसे रीजन होता है बेटा वो होता है पावर। मतलब यहाँ पास डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। अब यहाँ पास पार्टनरशिप फर्म में सब 10 पार्टनर है, कंपनी में जाओगे तो भाई 2000 है, 2000 लोग का अलग व्यू आएगा, किसको किसको मनाओगे तुम लोग? समझ आए कि नहीं? तो यहाँ पास बेटा बैलेंस डिसीजन कॉन्सेप्ट यहाँ पास एडवांटेज होता है। क्लियर है बच्चा लोग? फिर हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पास बेटा डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म के क्या क्या डिसएडवांटेज हैं उसको हम लोग को समझना पड़ेगा। एकदम इजी है, कोई बड़ा चीज नहीं है ये। अब देखो ध्यान समझना, सबसे पहला जो मेन डिसएडवांटेज होता है बेटा वो होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनरशिप फर्म का अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। क्लियर है बच्चे लोग? पार्टनरशिप फर्म का अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। आफ्टर दैट सेकेंड बेटा कोई बताना चाहेगा डिसएडवांटेज और क्या होता है? मैं बताता हूं, लैक ऑफ ट्रस्ट। अब एक्चुअली क्या होता है ना बेटा, पार्टनरशिप फर्म में ना जनरली लोग ट्रस्ट नहीं करते अगर जो कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट में किया जाता है। जैसे कि देखो,
अब मैं किसी को लोन देना चाहता हूं, बैंक लोन देना चाहता है, आप बताओ पार्टनरशिप फर्म को पहले देगा कंपनी देगा? ऑब्वियसली बात है कंपनी को देगा, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म कब छोड़ के चले जाएगा पता नहीं, लेकिन कंपनी भाई कंपनीज एक्ट एमसीएन को सपोर्ट करती है, सेबी भी रहता है अगर पब्लिक कंपनी है तो। कुछ भी हुआ भाई बैंक को पूरा हाँ हैंड टू हैंड सपोर्ट करने के लिए कंपनीज एक्ट है भाई, लॉ है। यहां कौन सपोर्ट करेगा भाई? तुम भाग भी जाओगे तो कौन पकड़ेगा तुम लोगों? समझ आए कि नहीं? तो बेटा एक आप लोग का होता है लैक ऑफ ट्रस्ट। फिर थर्ड वन आप लोग का होता है अनसर्टेनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। अनसर्टेनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस मतलब यहां पर क्यों श्योरिटी नहीं है भाई कि कब तक तुम लोग का पार्टनरशिप चलेगा, क्यों नहीं। अब कंपनी क्या होता है, कंपनी या तो एलएलपी बेटा एक बार बन गया ना तो उसको लॉ ने बनाया तो लॉ ही मारेगा, इट विल डिसॉल्व बाय द लॉ ओनली, तो ट्रिब्यूनल हो गया, जो भी चीज हो सकता है। लेकिन एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, एडमिशन कुछ भी होता है तुम्हारा बेटा पार्टनरशिप फॉर्म ना रिकंस्टिट्यूट हो जाता है, चेंज हो जाता है, फिर तो तकलीफ आ जाएगा। तो अनसर्टेनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस एक और दिक्कत आ सकता है, ठीक है। अब फोर्थ वन आप लोग का होता है बेटा लैक ऑफ कंट्रोल। अब लैक ऑफ कंट्रोल को एक चीज क्लियर समझिएगा। अब जनरली होता क्या है ना, पार्टनरशिप फर्म में ना कुछ कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं बेटा जो मेजोरिटी कैपिटल लगाए रहते हैं ना, वो लोग थोड़े से ज्यादा दूसरे के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो इससे कंट्रोल में दिक्कत आती है। अब तीन पार्टनर है बेटा एक्स वाई जेड, एक्स बोल रहा है ये, वाई बोल रहा है और जेड कुछ और बोलना चाह रहा है। एक्स और वाई में तो बेटा मेजोरिटी आ गई ना, अब जेड तो फिर गलत हो जाएगा इस केस में, तो बेटा कंट्रोल में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है यहां पर। और अगर इनको एक्सपांशन करना है पार्टनरशिप फर्म तो तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि एक्सपांड नहीं कर सकते ना, 50,000 तुम हो नहीं सकते, 50 लोग कितना ही पैसा लगाएंगे। समझ आए कि नहीं आया? तो आप लोग का लास्ट वन होता है बेटा जिसको बोला था डिफिकल्टीज इन एक्सपांशन। डिफिकल्टीज इन एक्सपांशन, अगर आप एक्सपांशन करने की कोशिश करो बेटा उस केस में आपको डिफिकल्टीज फेस करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? कुछ कुछ डिसएडवांटेज अब ध्यान समझिएगा। इसके छोड़ बेटा और डिसएडवांटेज हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये रेस्ट्रिक्टिव है, ये इंक्लूसिव है, ये लॉ में नहीं लिखा हुआ है बेटा इंटरप्रिटेशन, आप इसके छोड़ और भी डिसएडवांटेज लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? ओके अब चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, जिसमें मैं तुम्हारा स्टार्ट करता हूं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब आप लोग के पार्टनरशिप फर्म कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब जनरली आपके सिलेबस के हिसाब से बेटा पार्टनरशिप फर्म तीन प्रकार का होता है, ओके। एक पहला होता है बेटा पार्टनरशिप एट विल, पहले वो क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप एट विल, ठीक है। दूसरे को बोला जाता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, एंड लास्ट वन इज फिक्स्ड पार्टनरशिप। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है तो ध्यान समझिएगा। पहला एक एट विल होता है बेटा, दूसरा होता है आप लोग का पर्टिकुलर, और तीसरा आप लोग का होता है फिक्स्ड। अब क्वेश्चन ये आता है कि तीनों में डिफरेंस क्या है। अब ध्यान समझिएगा, जो पार्टनरशिप एट विल है बेटा, पार्टनरशिप एट विल में देयर इज नो प्रोविजन रिगार्डिंग ड्यूरेशन, मतलब ड्यूरेशन के लिए आप कुछ नहीं बोले हो तो बेटा एट विल है। एट विल मतलब इच्छा, हम जब बद करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन एट विल में दिक्कत क्या है बेटा? वन पार्टनर कैन dissolve the partnership firm by giving notice to अदर पार्टनर। समझ आए कि नहीं आए? अब पार्टनरशिप एट विल में सबसे बड़ा यही लफड़ा है भाई, एक पार्टनर का अगर दिमाग खराब हुआ कि मेरे को बंद करना है तो बाकी पार्टनर को जैसे नोटिस दिया बंद हो जाएगा तुम्हारा पार्टनरशिप। समझ आए कि नहीं आए? तो एक पार्टनरशिप एट विल में लफड़ा है भाई। पार्टनरशिप एट विल उसको बोला जाता है बस जहां पर कोई प्रोविजन नहीं है रिगार्डिंग ड्यूरेशन के लिए, और एक पार्टनर चाहे तो पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकता है बेटा बाकी पार्टनर को नोटिस देके। क्लियर है कि नहीं? ओके। अब पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होता है बेटा? कोई पर्टिकुलर वेंचर के लिए, जैसे कि मैं बोलता हूं मैं आपको पार्टनरशिप हम दोनों बनाना चाहते हैं, आप लोग के साथ मिलकर बनाना चाहते हैं कि हम रायपुर का स्काई वॉक ब्रिज बनाएंगे जो भड़ी चौक में। भाई बात अलग है कि वो बना नहीं है अभी तक, चलो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो जैसे वो काम खत्म हो जाएगा ना हमारा पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। तो पर्टिकुलर के लिए आप लोग का आंसर होगा बेटा इट इज वैलिड टिल कंप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर वेंचर। मतलब अगर आप पर्टिकुलर वेंचर को खत्म कर दोगे बेटा तो आपका पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगा, पर्टिकुलर पार्टनरशिप होता है। अब फिक्स ड्यूरेशन का होता है बेटा आप लोग का फिक्स टाइम।
ओके, समझ आए कि नहीं आए? अब जो फिक्स ड्यूरेशन का पार्टनरशिप होता है वो जैसे ही पार्टनरशिप आप लोग खत्म हो जाए, टाइम खत्म हो जाएगा, पार्टनरशिप एंड हो जाए। जैसे मैं बोलता हूं कि हम आज से 5 साल के लिए पार्टनरशिप करेंगे, 5 साल हो गए बेटा, खत्म हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब देखो एक एक्सेप्शनल आंसर होता है, समझाता हूं। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म बेटा फिक्स टाइम खत्म होने के बाद भी अगर कंटिन्यू करे तो तब मेन तकलीफ है। फिर से बोलता हूं मैं, अगर पार्टनरशिप फर्म फिक्स टाइम होने के बाद भी अगर करेगा तो बेटा उसको एट विल बोलोगे। अब इच्छा में आ जाएगा, पार्टनरशिप में समय खत्म हो गया उसके बावजूद भी तुम काम चल रहे हो, ये तो एट विल हो जाएगा। समझ आएगी नहीं आए? ठीक, तो आप लोग 3 प्रकार के पार्टनरशिप फर्म होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। एक और क्वेश्चन है बेटा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ पार्टनर, मतलब पार्टनर कितने प्रकार के होते हैं। देखो भाई, होते तो बहुत प्रकार के हैं, लेकिन आप लोग के लिए गिने चुने पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, अब उसके नाम थोड़ा पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पार्टनर का नाम है बेटा जिसको बोला जाता है एक्टिव पार्टनर। क्या बोला जाता है? पहले को एक्टिव पार्टनर, दूसरे को बेटा सोया हुआ मतलब स्लीपिंग पार्टनर। सोया नहीं है बेटा, एक्चुअल में पैसा लगा के छोड़ देता है। इसको बेटा बोला जाता है डोरमेंट पार्टनर। समझ आएगी नहीं? एक वर्ड यूज होता है इसमें, डोरमेंट पार्टनर भी बोल सकते हैं। थर्ड पार्टनर होता है बेटा आप लोग का नॉमिनल पार्टनर। ये तो और महान पार्टनर है भाई, अपना नाम देके चले जाता है। ओके, समझ आए कि नहीं आया? फोर्थ होता है बेटा होल्डिंग आउट। ये तो और जबरदस्त पार्टनर है, जो पार्टनर नहीं है लेकिन दूसरे को बताता है कि मैं पार्टनर हूं यार, ये भी और तकलीफ है। ठीक है, और लास्ट वन होता है बेटा माइनर। ये तो बच्चा है, बच्चा लेकिन हालत खराब कर सकता है, ध्यान समझिएगा। अब पहला आप लोग का है बेटा एक्टिव पार्टनर। अब नाम से बेटा जो एक्टिव पार्टनर, ध्यान समझिएगा, एक्टिव पार्टनर है मतलब बेटा ये एक्टिवली आप लोग का पार्टिसिपेट करेगा बिजनेस में। समझ आए कि नहीं? ऐसा पार्टनर जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा बिजनेस में, वो बेटा आप लोग के लिए एक्टिव पार्टनर कहलाएगा। समझ आए कि नहीं? अब बेटा आप लोग कहता है स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। नाम से समझ आ रहा है स्लीपिंग पार्टनर है। स्लीपिंग पार्टनर सिर्फ और सिर्फ बेटा पैसा दे के कैपिटल कंट्रीब्यूट करके चले जाएगा, ये एग्रीमेंट के थ्रू आता है पार्टनर ये भी। ठीक है, लेकिन बेटा ये आप लोग का एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करता, इसको बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं होता। क्लियर है कि नहीं? अब देखो आप लोग का नॉमिनल पार्टनर क्या होता है। अब जो नॉमिनल पार्टनर होता है ना बेटा, वो ऐसा पार्टनर होता है जो सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लैंड करता है, लैंड हिज नेम। मतलब उसको कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है बिजनेस में, कोई मतलब नहीं। जैसे कि मैंने MS धोनी को बोला, महेंद्र सिंह धोनी सर को, कि आप मेरे पार्टनरशिप में पार्टनर बन जाओ भाई, मेरी रॉयल्टी बढ़ जाएगी भाई, नाम इतना हो जाएगा, गुडविल। उन्होंने दे दिया। क्या उनको बिजनेस करना था? नहीं भाई, उनको तो क्रिकेट खेलना है, चक्का मारना है भाई, जिताना जिताना है उनको मैच को। समझ आया कि नहीं? अब वो क्या करेंगे भाई यहाँ पार्टनरशिप में करके, तो मैंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप मेरे साथ पार्टनरशिप फर्म में आ जाओ। ठीक है, अब मैं उसको भले हो सकता है कुछ चार्जेस दूंगा, वो दूसरी चीज, लेकिन उनको रियल इंटरेस्ट नहीं होता बेटा। ऐसा पार्टनर जो सिर्फ और सिर्फ अपना नाम देता है बेटा, उसको नॉमिनल पार्टनर बोला जाता है। क्लियर है कि नहीं? अब फिर आता है आप लोग का होल्डिंग आउट पार्टनर। अब जो होल्डिंग आउट पार्टनर है बेटा, जो वो बाय वर्ड और कंडक्ट अपने आप को एग्री करवाता है या तो खुद बोलता है कि मैं पार्टनर हूं, तो होल्डिंग आउट पार्टनर। जैसे कि अब एक पार्टनरशिप है बहुत फेमस चल रही है, समझो एक नाम है जिसका ABC, ABC एंड कंपनी। अब मैं होशियार, मैं जाके बोलता हूं, मैं तेरे को पता है मैं ABC कंपनी का पार्टनर हूं, मेरे को दे सामान। उसने उधारी में दे दिया यार। अब बाद में पता चलता है कि मैं पार्टनर एक्चुअल में हूं नहीं, तो बेटा इस केस में होल्डिंग आउट पार्टनर हूं, उस केस के लिए मैं भी लायबल हूं। समझ आया कि नहीं आया? तो बेटा मैंने अपने वर्ड और कंडक्ट से होल्ड किया कि मैं पार्टनर हूं, बट एक्चुअल में नहीं था। क्लियर है कि नहीं? अब देखो केस समझो थोड़ा माइनर के पार्टनर के बारे में। अब जो आप लोग का माइनर पार्टनर है बेटा, एक्चुअल में पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एंटर करेगा आपके बेनिफिट पर्पस के लिए। और जो बेनिफिट पर्पस रहेगा बेटा, वो क्लियरली आप लोग के लिए, जो बेनिफिट पर्पस रहेगा बेटा क्लियरली आप लोग के लिए डिफाइन होगा, या तो कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। समझ आएगी ना? ये एंटर कर सकता है सिर्फ कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। और ध्यान समझना, जो माइनर है बेटा, जब तक माइनर पार्टनर है, ही विल बी नॉट लायबल टू द थर्ड पार्टी। समझ आए कि नहीं आए? ये आप लोग के थर्ड पार्टी के लिए लायबल नहीं होगा। तो टोटल बेटा आप लोग के पास इतने प्रकार के पार्टनर्स होते हैं। क्लियर है कि नहीं? अब पार्टनर के बाद एक एक्स्ट्रा चीज पढ़ाता हूं तुमको, जो म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटी बोला जाता है। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं। वो कॉन्सेप्ट का नाम है बेटा आप लोग का म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज। अब देखो पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटी क्या होगा, ये जानना जरूरी है हम लोग को। देखो सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ भी लिख दिया तो कॉन्ट्रैक्ट में लिख दे भाई PSR 1 2 3 1 2 3 मान लो, इक्वल लिख दे इक्वल,
जो भी चीज अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है तभी हम लोग का प्रोविजन काम आएगा। तो ध्यान समझिएगा, इसका लाइन कहां से स्टार्ट होता है आप लोग का, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट है बेटा तो आपको वो मानना पड़ेगा, अगर नहीं है तो मैं बताता हूं वो क्या मानना है। सबसे पहला पॉइंट आप लोग का बोलता है बेटा, सबसे पहला पॉइंट, पार्टनर इज नॉट इंटाइटल फॉर रेमुनरेशन। बेटा उनको रेमुनरेशन नहीं मिलेगा, किस चीज के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए बिजनेस में। समझ आए कि नहीं आए? अगर आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तभी मिलेगा, अगर नहीं है तो किसी भी पार्टनर को बेटा आप रेमुनरेशन मतलब पगार नहीं दोगे, सैलरी नहीं दोगे उसको। समझ आए कि नहीं आए? और कुछ प्रोवाइड नहीं है बेटा तो आप लोग का पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या होने वाला है आप लोग का, इक्वल होने वाला है। पीएसआर आप लोग का होगा बेटा इक्वल। क्लियर है कि नहीं? अगर कुछ नहीं था तो इक्वल, अगर आप लोग का पीएसआर दिया हुआ है 532 जो भी दिया वो बांट लेना भाई, इसमें क्या तकलीफ है। फिर थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो बेटा आप लोग को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एप्रोप्रिएशन होगा। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। बेटा जो आप लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है सिर्फ और सिर्फ आपके प्रॉफिट से ही पे होगा। मतलब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो, पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहे हो, गलत बात। क्लियर है कि नहीं? ओके। फिर फोर्थ वन आप लोग का बोलता है अगर एडवांस मोर देन कैपिटल, अगर किसी पार्टनर ने अपने एग्रीड कैपिटल से ज्यादा दिया, एडवांस मोर देन, एडवांस्ड, एक मिनट, एडवांस मोर देन एग्रीड कैपिटल। समझ आए कि नहीं? अगर मोर देन एग्रीड कैपिटल से आप ज्यादा पैसा देते हो बेटा, इस केस में पार्टनर्स इंटाइटल है 6% पर एनम इंटरेस्ट। समझ आए कि नहीं? तो पार्टनर को बेटा 6% पर एनम कैसे इंटरेस्ट मिलेगा। और उसके बाद अगर बेटा फर्म के कुछ गलती के कारण पार्टनर कुछ नुकसान होता है तो बेटा उस केस में बेटा फर्म को इंडेमनीफाई करेगा, पार्टनर को इंडेमनीफाई करेगा। और पार्टनर की गलती से कुछ फर्म को नुकसान होता है तो बेटा फर्म पार्टनर इंडेमनीफाई करेगा। तो इसको क्या बोला जाता है, ध्यान समझिएगा, फर्म शैल इंडेमनीफाई पार्टनर। अगर उस पार्टनर ने कुछ एक्सपेंस किया है या तो कुछ लायबिलिटी किया है, क्या बोला मैंने, या तो उस पार्टनर ने कुछ एक्सपेंस किया है बेटा या तो कुछ लायबिलिटी किया है जो कि ऑर्डिनरी कोर्स है। अब जैसे कि वो बिजनेस के पर्पज से बाहर गया था भाई, उसने कुछ नाश्ता कर लिया, हो सकता है भाई वो बाहर गया, उसको 5 दिन बाहर रुकना तो होटल में रह गया। पार्टनरशिप हम ऐसा थोड़ी बोलेगा भाई तू जान तू रुका है तो भाई खर्चा तो पे करना ही पड़ेगा। तो ऑर्डिनरी कोर्स हो गया या तो इन केस ऑफ इमरजेंसी। अब इमरजेंसी में क्या बोलते हैं, ध्यान समझिएगा, पार्टनरशिप फर्म में आग लग गई अचानक से तो पार्टनर क्या करेगा भाई, एसेट को बचाएगा ना, उसका एसेट को बचा दे तो उसका हाथ जल गया तो भाई हाथ जल गया उसको कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। इमरजेंसी केस में अगर वो पार्टनर कोशिश करता है बेटा टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ फर्म के प्रॉपर्टी को अगर प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है बेटा, उस केस में कुछ भी अगर एक्सपेंस और लायबिलिटी होता है तो उसकी इंडेमनिफिकेशन फर्म को देना पड़ेगा। वही केस, नेक्स्ट केस क्या बोलता है, पार्टनर शेल इंडेमनीफाई फर्म। अगर पार्टनर कुछ गलती करता है बेटा, इस केस में उसको फर्म को इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। वो केस क्या हो सकता है, विलफुली कोई गलत काम करता है बेटा, या तो अपनी नेग्लिजेंसी में, जिसको नेग्लेक्ट भी बोला जाता है। समझ आए कि नहीं आए? इस केस में अगर कोई भी काम करता है बेटा तो पार्टनर को फर्म को कंपनसेशन देना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं बच्चा लोग यहां तक? तो चलो बेटा अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। इसके आगे बेटा हम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा जिसको बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। अब एक चीज तुम लोग को समझाता हूं कि जो अब पार्टनरशिप डीड है, अब पार्टनरशिप फर्म में
पार्टनर्स लोग काम कर रहे हैं, तो बेटा बात की डीड एक एग्रीमेंट तो होना ही चाहिए, ठीक, उसी को डीड बोला जाता है। थोड़ा ध्यान समझिएगा, पार्टनरशिप डीड। अब जो पार्टनरशिप डीड है बेटा, इसको आप लोग समटाइम्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी बोलोगे। क्या बोलोगे? पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब ये पार्टनरशिप डीड एक्चुअल में होता क्या है? अब देखो, जब जब पार्टनरशिप आप फॉर्म करते हो बेटा, आप लोग को एग्रीमेंट और डीड तो बनाना पड़ेगा, चाहे ओरली क्यों ना हो। समझ आएगी नहीं? अब जो पार्टनरशिप डीड है बेटा, ये क्लियरली आप लोग का इस तरीके से बनेगा कि ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज को आउटलाइन करेगा। समझ आए कि नहीं आए? क्या आउटलाइन करेगा बेटा आप लोग का? ड्यूटीज एंड लाइबिलिटी, किस पार्टनर की क्या ड्यूटी है बेटा, किस पार्टनर की क्या लाइबिलिटी है, ये सब बताएगा। समझ आए कि नहीं आए? अब देखो, अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड है तो आपको बेटा ध्यान समझिएगा, कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है तो उसमें हेल्प करता है। समझ आए कि नहीं? जैसे कि एक पार्टनर बोलता है कि मुझे सैलरी कम मिला, दूसरा बोलता है कि नहीं यार मेरे को कमीशन कम मिला, कौन बताएगा भाई? पार्टनरशिप डीड पढ़ लो, किसमें क्या दिया, किसको कितना शेयर दिया गया, पढ़ लो भाई। अगर कुछ डिस्प्यूट होता है उसको प्रिवेंट करने में मदद करता है। समझ आए कि नहीं आए? और ध्यान समझिएगा, एग्रीमेंट हो या पार्टनरशिप डीड हो, आप लोग का इस तरीके से ड्राफ्ट होता है कि आप अच्छे से बिजनेस कंडक्ट कर पाओ। समझ आए कि नहीं आए? आप बेटा अच्छे से बिजनेस कंडक्ट कर पाओ, इस हिसाब से आप लोग का पार्टनरशिप डीड फॉर्म होता है। क्लियर है कि नहीं? और बेटा पार्टनरशिप डीड एक्चुअल में पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से होना चाहिए, मतलब जैसे वो बोलता है तो उल्टा फुल्टा नहीं लिख सकते एंड सो ऑन। क्लियर है कि नहीं? अब एक चीज ध्यान समझिए, पार्टनरशिप डीड में होता क्या है, जिसको बोला जाता है बेटा कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, या तो एसेंशियल एलिमेंट। यहां पर मैं कंटेंट लिख रहा हूं, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब देखो, पार्टनरशिप डीड में बेटा बहुत सारे चीज हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जो चाहो लिख सकते हो, जैसे कि पीएसआर हो गया, डिसोल्यूशन में क्या करोगे एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज होती है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट होता है उसको मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला होता है बेटा ड्यूरेशन, कि आप लोग के पार्टनरशिप में क्या ड्यूरेशन होगी, 5 साल, 10 साल, एट विल हो कि क्या हो, फिक्स हो, सब बताना पड़ेगा। दूसरा बोलता है बेटा डेफिनेशन। अब डेफिनेशन में क्या होता है कि आप किस चीज को क्या डिफाइन कर रहे हो, वाइटल टर्म्स, जैसे कि आप लोग का डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन हो गया, डेजिग्नेटेड पार्टनर तो वहां होता है, या मैनेजिंग पार्टनर हो गया, सोन मेरे पार्टनर क्या है, हमारा पार्टनरशिप मतलब क्या, ये सब डेफिनेशन आपको बताना पड़ेगा जो एक्ट बोलता है। समझ आए कि नहीं आए? फिर बेटा थर्ड आप लोग बोलता है ड्यूटीज एंड पावर, या तो लाइबिलिटी, किसका क्या ड्यूटी है बेटा, किसका क्या पावर है, ये सब आप लोग का आउटलाइन होता है। समझ आए कि नहीं आए? थर्ड फोर्थ आप लोग का हो सकता है बेटा अकाउंटिंग मेथड, मतलब आप लोग का पार्टनरशिप कौन कौन से अकाउंटिंग मेथड को फॉलो करता है बेटा, ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ आए कि नहीं आए? और लास्ट वन हो सकता है बेटा इन्वेस्टमेंट, या तो कैपिटल शेयरिंग मान लो, कैपिटल रेशियो, मतलब कौन कितना कैपिटल लगाएगा, क्या रेशियो होगा, मिस्टर ए 5 लाख ला रहा है, मिस्टर बी 10 लाख रहा है, सब पार्टनरशिप डीड में होगा। और इसके छोड़ बेटा आप लोग पीएसआर भी समझ सकते हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा आप यहां पास लिख सकते हो बेटा, आप चाहो तो यहां पास ये लिख सकते हो कि डिसोल्यूशन के टाइम में आपको कैसे शेयरिंग करना है, सो ऑन। मतलब जितने मुद्दे बेटा पार्टनरशिप फर्म को चलाने के लिए अराइज हो सकते हैं बेटा, वो पूरे के पूरे आप लोग के पार्टनरशिप डीड में लिखाएंगे। समझ आए कि ये हो गया कंटेंट ऑफ द पार्टनरशिप डीड। अब आता है कि पार्टनरशिप डीड का बेनिफिट क्या होता है। बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप डीड, अब एक चीज तुम लोग को क्लियर समझाता हूं, देखो, इट इज नॉट नेसेसरी कि जो बेटा पार्टनरशिप डीड है और एग्रीमेंट है एक्ट के हिसाब से रिटर्न ही हो, आप ओरल भी कर सकते हो, लेकिन बेटा ओरल में तकलीफ क्या पता है, जो ओरल डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट होता नहीं, पहले जो ओरल एग्रीमेंट है बेटा वो उसका लीगल डॉक्यूमेंट होता ही नहीं है, वो उसका लीगैलिटी कुछ होता ही नहीं, और बेटा इनकम टैक्स पर्पस के लिए कोई वैल्यू ही नहीं है उसका, इनकम टैक्स तो डायरेक्ट में कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट चाहिए बोलते हैं। समझ आया कि नहीं आया? तो देखो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि ओरल agreement has no value for tax purpose and it is not a वैलिड डॉक्यूमेंट। समझ आया कि नहीं है? और बेटा एक आपका वैलिड डॉक्यूमेंट होता भी नहीं है। समझ आ गया? अब ध्यान समझिएगा, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप डीड बनाते हो तो अब क्या क्या बेनिफिट आने वाला, तो ध्यान समझिएगा। बेनिफिट नंबर है वो बोलता है बेटा अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग।
अगर पार्टनर के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है बेटा, एक को लग रहा है कि ए का कुछ ज्यादा सैलरी दे रहे हैं हम लोग, बी को ऐसा लग रहा है कि कमीशन मेरे को कम मिल रहा है, सो ऑन, जो भी चीज हो सकता है। तो बेटा मिसअंडरस्टैंडिंग अगर खत्म करना है तो पार्टनरशिप डीड आप लोगों के लिए बेस्ट साबित हो सकता है। क्लियर है? फिर अगर बेटा आप लोग को सूट फाइल करना है, सूट फाइल करना चाहे फर्म के केस में हो चाहे किसी केस में, तभी आप पार्टनरशिप डीड होगा तभी फाइल कर सकते हो। कुछ प्रूफ तो होना चाहिए बेटा आप लोग के लिए। इसमें बेटा क्लियरली अंडरलाइन करता है आपका, क्लियरली आपको अंडरलाइन करके आउटलाइन करके समझाता है ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज को। गॉट इट बच्चा लोग? ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज को क्लियर यहां पर समझाता है। फिर आप लोग का फोर्थ ये बोल सकते हो बेटा, इसमें आप लोग का डिटेल रहता है सैलरी एंड कमीशन, सैलरी कमीशन एंड सो ऑन और एक्सेट्रा, और बहुत सारी चीजें आप लोग के हो सकते हैं। क्लियर है कि नहीं बेटा? तो ये हो गया आप लोग का बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्लियर है बच्चा लोग? ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा आप लोग के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब एक चीज समझिएगा कि पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड करना कंपलसरी तो नहीं है बेटा, ये चीज तुम जान रहे हो। लेकिन अब देखो, पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन लेना है तो एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन या तो सब्सिक्वेंटली रजिस्ट्रेशन ले सकता है। क्लियर है कि नहीं? तो लिखते हैं थोड़ा सा, रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी। पहले बात तो भाई कंपलसरी नहीं है रजिस्ट्रेशन लेना पार्टनरशिप फर्म का। क्लियर है कि नहीं? देन आफ्टर दैट क्या बोला जाता है, रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है? फिर अगर आपको कब रजिस्ट्रेशन लेना है, आप चाहो तो एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो बेटा तब आप तुरंत रजिस्ट्रेशन ले लो, क्या दिक्कत है इसमें? अगर वैसे नहीं ले रहे हो बेटा आप सब्सिक्वेंटली कभी भी ले सकते हो। समझ आया कि नहीं आया? इसको बोला जाता है फर्दर। फर्दर आपको जब इच्छा है बेटा तब ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया कि नहीं आया? अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है? अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा बेटा तो इसको तुमको लिए संपर्क करना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म को। समझ आया कि नहीं? फर्म का एक अलग से रजिस्ट्रार होता है, स्टेट में आपको सबमिट, उससे संपर्क करना पड़ेगा। तो अब उसको आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा? सबसे पहले जितने भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, चाहे नेम हो, पैन हो, आधार हो, सब चीज हो, ये बेटा साइन रहेगा ऑल पार्टनर से। समझ आया कि नहीं आया? जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे बेटा उसको साइन करेंगे सब के सब पार्टनर। क्लियर है कि नहीं? और ये लोग बेटा एक फॉर्म फाइल करेंगे जिसको बोला जाता है फॉर्म 1 विथ फीस। समझ आया कि नहीं आया? ये लोग फॉर्म फाइल करेंगे बेटा विथ फीस, और इसमें एक्नॉलेज रहेगा बेटा, आप लोग कैसे समझिए, प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हो सकता है, और बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है बेटा? या तो आप एफिडेविट, आपको एफिडेविट भी देना पड़ेगा और सो ऑन, ये सब चीज आपको देना पड़ेगा। साथ ही साथ जो आप लोग का फॉर्म होगा बेटा ये रहेगा वेरीफाइड, मतलब ये जो फॉर्म रहेगा बेटा उसको वेरीफाई करेंगे और साइन करेंगे सब पार्टनर्स। समझ आया कि नहीं आया? वेरीफाई करेंगे और साइन करेंगे सब पार्टनर्स। क्लियर है बच्चा लोग? देन आफ्टर दैट क्या होता है कि अगर आरओएफ को अगर लगता है कि सब चीज सही है, जिसको बोला जाता है बेटा रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, अगर आपका सेटिस्फाई होता है, रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म अगर आप लोग का सेटिस्फाई होता है बेटा तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा। समझ आया कि नहीं आया? क्या बोलते हैं बेटा इसका? इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट भी बोलते हैं या तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी बोला जाता है, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये बेटा रजिस्ट्रेशन का एक छोटा सा प्रोसेस होता है। क्लियर है कि नहीं? अब पता चल गया रजिस्ट्रेशन। अब हम बात करेंगे नॉन रजिस्ट्रेशन के कंसीक्वेंसेस। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, अब हम स्टार्ट करने वाला हूं बेटा, जिसका नाम है आप लोग का कंसीक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अब एक चीज समझिए कि रजिस्ट्रेशन भाई पहले बात तो कंपलसरी नहीं है, पेनाल्टी भी नहीं है, ध्यान समझना। इसको बोला जाता है एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से रजिस्ट्रेशन
इज नॉट कंपल्सरी। समझ आए कि नहीं आया? रजिस्ट्रेशन बेटा आप लोग का कंपल्सरी नहीं है, और अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं लेते तो बेटा इसके लिए पेनाल्टी भी नहीं लगेगा। भाई रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है तो पेनाल्टी किस बात के लेंगे लोग? समझ आए कि नहीं? लेकिन अगर आप बेटा रजिस्ट्रेशन नहीं लेते तो इसका आपको लिमिटेशन फेस करना पड़ेगा। कुछ कुछ लिमिटेशन होते हैं जो इनहेरेंट लिमिटेशन है बेटा, जो पहले से ही है। समझ आए कि नहीं आया? ओके, अब लिमिटेशन में आप लोग का पार्ट 1 सबसे पहला क्या होता है, ठीक है? पार्टनर कैन नॉट sue to अदर पार्टनर। मतलब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता। कौन से बेसिस में करोगे भाई? तुम लोग एक्ट के हिसाब से पार्टनरशिप ही नहीं हो तो, ठीक है? दूसरा, पार्टनर कैन नॉट sue टू फर्म। बेटा फर्म के ऊपर भी केस फाइल नहीं कर सकते। क्लियर है कि नहीं? ठीक, फिर बोलता है बेटा कैन नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट थर्ड पार्टी। आप थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में एक्शन नहीं ले सकते। समझ आए कि नहीं आए? हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान समझना, थर्ड पार्टी आपके लिए एक्शन ले सकता है भैया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है कि नहीं? फिर लास्ट वन होता है बेटा कैन नॉट अलाउ टू सेट ऑफ। आपको बेटा सेट ऑफ करने नहीं दिया जाएगा क्लेम को। समझ आएगी? कुछ क्लेम होता है बेटा वो आपको सेट ऑफ करने नहीं दिया जाएगा। तो कुछ नॉन कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान समझिएगा बेटा, एक चीज एक्ट तो ये क्लियर बोलता है कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, लेकिन सिर्फ आईपी एक्ट में भैया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में इट इज नॉट। मतलब यहां पास ये मतलब ये नहीं है बेटा कि तुमको पैन नहीं लेना है। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पास एक इंपॉर्टेंट नोट है, इट इज mandatory to get registration under income tax act and obtain पेन। समझ आए कि नहीं? मैंडेटरी है बेटा, आपको इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और पेन को ऑब्टेन करना पड़ेगा। ठीक है? और जैसे ही पेन बेटा आप लोग ऑब्टेन कर लोगे, आपको बेटा एक बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। और जो बैंक अकाउंट रहेगा बेटा वो रहेगा आप लोग का करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट बिजनेस पर्पस के लिए होता है, और इसी बिजनेस से उस पार्टनरशिप फर्म को अपने फर्दर बिजनेस को कंडक्ट करना है। समझ आया कि नहीं आया बच्चा लोग? तो बेटा यहां पास तुम्हारा पार्टनरशिप फर्म का कॉन्सेप्ट होता है खत्म। उम्मीद है बेटा कि तुम लोग को ये चीज समझ आया होगा।